उन्नीस जंग द्वारा लिखी गई लॉस्ट स्प्रिंग दो बच्चों की खास तौर से, एक साहिब आलम और दूसरा मुकेश, इन दोनों की कहानी बयान करता है। और ये दोनों बच्चे हालांकि इनकी स्टोरी के इंडिविजुअल पात्र हैं, लेकिन कायदे से वो पूरी उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि ऐसे बच्चों की कम्युनिटी है जिनका बचपन कहीं खो सा जाता है। खो इस सेंस में जाता है कि बचपन जो कि पढ़ने लिखने मौज मस्ती के लिए बना है, उस दौर में ये बच्चे काम करते हैं, अपने माता पिता का हाथ बटाते हैं काम में, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। तो शुरू करते हैं इसके पहले भाग, जिसका शीर्षक है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। ये कहानी है साहिब आलम की, जो कि रहने वाला है ढाका, बांग्लादेश का। लेकिन काफी पहले उसके माता पिता ढाका छोड़ करके हिंदुस्तान में आकर एक रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं। राइटर अनीस जंग इनको ऑब्जर्व करती है लगभग रोज गार्बेज डंप में कुछ वैल्यूएबल्स बिनते चुनते। और एक दिन अनीस जंग ने इस बालक साहब से पूछा कि तुम ये सब क्यों करते हो। साहब ने उत्तर दिया कि चूंकि हमारे पास कुछ और करने के लिए है ही नहीं है, और इसलिए हम ये सारे काम करते हैं। यानी रैग पिकिंग का ये लोग काम करते थे। तो उसने कहा कि चूंकि कुछ हमारे पास और करने के लिए है नहीं, इसलिए हम रैग पिकिंग का काम करते हैं। राइटर ने यूं ही कह दिया, उसको बहुत सोच समझ करके नहीं कहा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। लेकिन फिर राइटर ने कह तो दिया, लेकिन उसको रियलाइज हुआ कि शायद उसने गलत कह दिया, क्योंकि आसपास कोई ऐसे स्कूल थे ही नहीं, तो वो बेचारा जाता कैसे। फिर राइटर ने उससे कहा कि अगर मैं कोई स्कूल खोलूं तो क्या तुम जाओगे। बच्चे ने तपाक से उत्तर दिया, हाँ। और कुछ दिनों के बाद राइटर को एम्बैरेसमेंट का सामना तब करना पड़ा जबकि वो बच्चा फिर से उनसे मिला, और उसने पूछा राइटर से कि क्या मैडम आपका स्कूल तैयार है। अनीस जंग को बड़ी शर्मिंदगी हुई, क्योंकि वो जानती थी कि उसने जो कहा था उसमें कुछ विशेष थॉट नहीं था, न ही उसका कोई उद्देश्य था ऐसा स्कूल खोलने का, और न ही वो इतनी रिसोर्सफुल रही होंगी कि वो कोई स्कूल खोल सकती। लेकिन उन्होंने एक प्रॉमिस यूं ही कर दिया था, और उन्हें खुद पछतावा हुआ कि ऐसा प्रॉमिस उन्होंने क्यों किया, क्योंकि इन बेचारों की जिंदगी में ऐसे प्रॉमिसेस की तो भंडार है। तमाम पॉलिटिशियंस और लोग इनसे प्रॉमिस ही तो करते हैं। कई दिनों के परिचय के बाद एक बार राइटर ने उसका नाम पूछा, और उसने बतलाया कि उसका नाम साहिब आलम है। नीस जंग कहती हैं कि ये बेचारा अपने नाम का मतलब भी नहीं जानता, क्योंकि अगर वो जानता तो उसे रियली बहुत ही तकलीफ होती, क्योंकि साहिब आलम होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, जबकि उनके लिए जो उनके कंडीशन थे, फाइनेंशियल कंडीशन थे, और जो सोशल कंडीशंस थे, जो उनका रहन सहन था, वो इतना पुअर था कि इसमें जीवन की जो बेसिक चीजें हैं उसके लिए भी इनको स्ट्रगल करना पड़ता था। ये सारे के सारे बच्चे साहिब आलम और उसके बहुत सारे साथी बच्चे अक्सर सवेरे सवेरे गार्बेज डंप में नंगे पांव कुछ न कुछ वैल्यूएबल की तलाश किया करते थे। कभी कभी कुछ नोट्स मिल जाते थे, सिक्के मिल गए, कुछ 10 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट। और जब उनकी तलाश में कुछ भी मिल जाता तो फिर और वो फोकस करके वहां से कुछ न कुछ पाने की कोशिश करते। हिटलर ने ये नोटिस किया कि ये बेचारे हमेशा नंगे पांव ही रहते थे, और मुख्य रूप से इसका कारण यही था कि इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो किसी तरीके से अपने लिए चप्पल या जूतों की व्यवस्था कर पाते। अगर किसी ने कभी खरीदा भी या किसी तरीके से मिल भी गया तो उसके लिए वो बहुत ही प्रेशियस कमोडिटी हुआ करती थी। जैसे कि आम लोगों के लिए बहुत अच्छे ड्रेस एक पार्टी ड्रेस के रूप में अक्सर अलमारियों में या कबर्ड्स में रहते हैं, और वो कभी कभी ऐसे ओकेजन्स पे निकलते हैं। उसी तरीके से साहिब आलम और साहिब आलम जैसों के लिए चप्पल या जूते उसी तरीके से प्रेशियस कमोडिटी के रूप में थे,
जिनको कि वो नॉर्मल डेज में नहीं पहनना पसंद करते थे। अमूमन तो इनके पास होते ही नहीं थे। इसी को बयान करने के लिए राइटर ने एक मैन ऑफ ओडीपी का रेफरेंस भी दिया, जिसमें कि पुजारी के बच्चे ने ईश्वर से यह मांगा कि काश मेरे पास एक चप्पल हो जाए या पेयर ऑफ शूज हो जाए, क्योंकि वो नंगे पांव स्कूल जाया करता था। तो खैर कुछ दिनों के बाद उसको एक पेयर ऑफ शूज नसीब हुए, और बाद में उनकी आगे की जनरेशन, आगे की संतानें चप्पल या जूते पहन करके ही स्कूल जाया करती थी। तो राइटर कहती हैं कि इस पुजारी के बच्चे ने जो प्रेयर किया था गॉडेस से, वो तो सुन ली गई, लेकिन इनके जीवन में किसी भी प्रकार की प्रार्थना नहीं सुनी जाती रही है। और इनकी इस परिस्थितियों में काफी दिनों से कोई बदलाव नहीं आया। ये इसी तरीके की जिंदगी जी रहे हैं। एक बार राइटर इनके जो रिफ्यूजी कैंप सीमापुरी है वहां पर जाती है। हालांकि सीमापुरी राइटर कहती है कि ये सिचुएटेड है दिल्ली के पास, इन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, लेकिन अगर सीमापुरी और दिल्ली में कंपेयर किया जाए, वहां के विकास में कंपेयर किया जाए, तो वहां से माइल्स अवे था। माने मीलों दूर इसलिए था, डिस्टेंस वैसे बिल्कुल भी नहीं था, कुछ खास दूर नहीं था दिल्ली मेन से और सीमापुरी में, लेकिन अगर विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनमें बहुत दूरी थी, बहुत बड़ा गैप था। ये सारे के सारे बांग्लादेशी रिफ्यूजीज, लगभग 10,000, ये सारे रैग पिकर्स का काम किया करते थे, रैग पिकिंग का काम किया करते थे। और पूछने पे बच्चों की मदर्स ने भी यही कहा कि हम लोग कहीं जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमारे देश में हमारे लिए कोई काम ही नहीं है। ये रैग पिकर्स की फैमिली एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमती है, और जहां कहीं भी उनको रोजी रोटी का साधन समझ में आता है, वहीं पे टेंट तंबू गाड़ करके वो अपना टेम्पररी हाउस बना लेते, और किसी तरीके से अपनी रोजी रोटी और अपने बच्चों का पेट पालन कर रहे होते हैं। काफी दिनों से रैग पिकिंग का धंधा करते करते रैग पिकिंग इनके जीवन में एक फाइन आर्ट की तरह हो गया था। इनकी आंखें इतनी सेट हो चुकी थी कि उस गार्बेज डंप में, यानी जंक यार्ड में, उनको अपने मतलब की चीजें बड़ी आसानी से मिल जाती थी। और इस कारण से गार्बेज एक प्रकार से उनके लिए सोना था। सोना इसलिए था कि उसी से उनकी रोजी रोटी चलती थी, उनके बच्चों का पेट पालन होता था। और कुल मिलाकर के भले ही बहुत थोड़ा कमा पाते थे, चाहे लीकिंग रूफ ही क्यों ना हो, लेकिन एटलीस्ट उनके सर के ऊपर एक छत हो जाती थी। तो गार्बेज डंप उनके लिए जीवन जीने का एक साधन था, लेकिन बच्चों के लिए वो एक कौतूहल भरा संसार था, क्योंकि कभी कभी उस गार्बेज डंप में उनको एक आध अगर सिल्वर का कॉइन मिल गया, तब तो फिर वो घंटों और ढूंढते रहते कि शायद कुछ और मिल जाए, शायद कुछ और मिल जाए। तो बड़ों के लिए भले ही ये मीन्स ऑफ सर्वाइवल हो, लेकिन बच्चों के लिए वो एक प्रकार का वंडरलैंड था। जैसे सभी बच्चों का खेलने का मन करता है, आम बच्चे क्लब्स में जाते हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, वहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के स्पोर्ट्स और गेम्स होते हैं, उनको खेलते हैं। तो साहब को भी एक बार विंटर मॉर्निंग में देखा अनीस जंग ने कि वो एक फेंस्ड गेट के बाहर खड़ा हुआ था। वो एक क्लब था, और वहां पर दो लड़कों को टेनिस का गेम खेलते हुए देख रहा था। उसको बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत इंटेंटली उसको देख रहा था। वो बाहर से इसलिए देख रहा था क्योंकि ऐसे बच्चों के लिए अंदर जाने की मनाही थी। और जब राइटर अनीस जंग को उसने देखा, तो उसने कहा कि कभी कभी हम लोग अंदर भी जाते हैं, स्पेशली जब वहां पर कोई नहीं रहता, तो गेट कीपर हम लोगों को अलाउ कर देता है, और हम लोग वहां पर बाहर की तरफ ही झूला झूलते हैं। और एक दिन तो राइटर ने उसे एक टेनिस शूज पहने हुए देखा, पेयर ऑफ टेनिस शूज पहने हुए देखा। लेकिन दोनों में फर्क ये था कि एक पैर के जूते में एक छेद था। वो शायद किसी धनाढ्य घर के बच्चे ने उसको डिस्कार्ड कर दिया था, और साहब ने उसे ले लिया। तो हालांकि उस जूते में छेद था, उन
दो मतलब पेयर में एक में छेद था, लेकिन फिर भी साहब के लिए एक प्रकार से जैसे अपने लिए सपने पूरे होने जैसी बात थी। वो जूता पाकर के भी वो बहुत खुश था, क्योंकि जो गेम वो देख रहा था टेनिस का, वो तो उसके पहुंच से बहुत दूर था, लेकिन कम से कम ये टेनिस शूज ही वो पा गया और इससे वो संतुष्ट हो सकता था। एक सुबह राइटर ने साहब को देखा कि वो मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था और उसके हाथ में एक स्टील कैनिस्टर था। पूछने पर उसने अनीस जंग को बतलाया कि उसने एक टी कैंटीन में नौकरी कर ली है, जहां पर उसे 800 रुपए महीने और दोनों वक्त का भोजन मिलता है। अनीस जंग ने पूछा, क्या तुम खुश हो इस जॉब से? उत्तर तो साहब नहीं दे सका, लेकिन राइटर ने महसूस किया कि वाकई में ये साहब अब वो वाला साहब नहीं था। उसके चेहरे पर का जो केयर फ्री लुक था वो जाता रहा था। जो प्लास्टिक बैग जिसमें जो गार्बेज वो पिक करता था रहता था, वो तो जब चाहे वो जहां चाहे रख दे सकता था, वो उसका था। लेकिन अब ये टिन कैनिस्टर टी कैंटीन ओनर का था। इस टिन कैनिस्टर के साथ, स्टील कैनिस्टर के साथ वो ऐसा नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर के राइटर इस कंक्लूजन पे पहुंचती है और उसे अफसोस भी होता है कि अब ये बच्चा अपनी मर्जी का मालिक नहीं रह गया, अब वो नौकर में बदल गया और वाकई में उसका बचपन खो गया। इस तरीके से लॉस्ट स्प्रिंग का ये पहला भाग समाप्त होता है। अगले भाग के लिए मैं एक अगला दूसरा वीडियो बनाऊंगा और उसमें हम डिस्कस करेंगे मुकेश की कहानी कि कैसे उसका बचपन खो गया, कैसे उसके सारे सपने समाप्त हो गए। देखना मत भूलिएगा। इस भाग के एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आपने ये वीडियो देखा, हमें उम्मीद है कि इस भाग का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।